डेगेम का। लोगों ने एक केस किया था मैक्सिमाइज का। अब ये जो केस हमारा है ये है मिनिमाइजेशन का। ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहला स्टेप हमारा होता है कि जो भी हमारी गिवन प्रॉब्लम है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू ए स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है भाई। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जो हमारे कंस्ट्रेंट है वो होनी चाहिए हमेशा हमारे इक्वल फॉर्म। कई बच्चों ने कल मुझे व्हाट्सएप पे किया था, भेजा था। और अच्छी बात ये किसी का भी सही नहीं है, सभी लोगों के कुछ नहीं कुछ गलतियां थी। तो वो गलती जो है आप लोग अभी तक कर रहे हो, उसका मतलब ये है कि प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो आप। तो जब तक नहीं करोगे तब तक आपके क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं गलती रहेगी। तो जो पहला स्टेप हमारा है वो क्या है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, 2x1 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। राइट। अब चूंकि हमारा जो ये वाला पार्ट है, एलएचएस वाला पार्ट है, ये इससे कुछ ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है इसमें हम लोग कुछ अगर माइनस करेंगे तो हमारा जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो आरएचएस के इक्वल हो जाएगा। राइट। वही करते हैं यहाँ पे। 2x1 प्लस 3x2। अब इसमें कुछ माइनस कर देते हैं, -s1। और ये हो गया हमारा इक्वल टू 8। ठीक है भाई, तो ये बन गया हमारा पहला कंस्ट्रेंट। उसके बाद अब बात करते हैं अगले कंस्ट्रेंट की, वो क्या है, 5x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो इसमें हम लोग कुछ माइनस कर देंगे तो हमारा इक्वल हो जाएगा। तो करते हैं 5x1 प्लस 2x2 माइनस s2 इज इक्वल टू 12। ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रेंट, कन्वर्ट हो गया हमारे इक्वलिटी में। और जो फंक्शन हमारा वो क्या हो जाएगा, -0 s1 -0 s2। इतना काम करते हैं। और जो हमने कंस्ट्रेंट में अपने तरफ से ये वेरिएबल्स ऐड किए हैं, ये भी हमारे होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव। तो हमारे जो कंडीशन आएगी वो यहाँ पे और वेरिएबल ऐड हो जाएगी, s1 एंड s2। these both are also नॉन नेगेटिव। तो ये जो बन गई हमारी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है भाई। अब इसमें पहली प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी जब इसका आप सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, आप पुट करेंगे x1 x2 इक्वल टू 0। तो जो हमारा सोल्यूशन निकल के आएगा वो क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा s1 इज इक्वल टू -8 एंड s2 इज इक्वल टू -12। अब जैसे ही आपका सोल्यूशन ये निकल के आता है, फर्स्ट सोल्यूशन s1 -8 s2 -12, तो जो हमारी कंडीशन होती है नॉन नेगेटिविटी की उसको ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है। यानी कि जो सोल्यूशन हमारा आया है दैट इज नॉट फीजिबल। ठीक है। कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों ऐड कर रहे हैं। तो उसका लॉजिक ये है कि जो हमारा सोल्यूशन अभी निकल के आ रहा है वो हमारा फीजिबल नहीं है। इसीलिए हम लोगों को एक और वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे भी आपको पूरी करके दिया एक्सरसाइज, उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि s1 s2 हमारा बेसिक सोल्यूशन नहीं है। तो क्या निकल के आएगा, वो आपका सोल्यूशन ये आ रहा है। हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल वेरिएबल और ऐड किया है अपनी तरफ से दोनों कंस्ट्रेंट में, यानी जहां जहां हमें रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि हर जगह हम लोग ऐड कर देंगे, जहां जहां हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है उस कंस्ट्रेंट में हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ऐड करेंगे। और जैसे हम लोग इनको ऐड करेंगे तो जो हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल है वो बढ़ जाएंगे, यानी कि x1 x2 s1 s2 ये हो जाएंगे हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल। ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर होगा बेसिक और नॉन बेसिक क्या होते हैं। अब जो ये a1 a2 है ये बन जाएंगे हमारे बेसिक वेरिएबल। ठीक है। तो जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो हम लोग इन सभी को जो हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं इनको पुट कर देंगे इक्वल टू 0। और उसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी आ जाएगी यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे
नॉन बेसिक वेरिएबल्स ऑल आर जीरो। अब जो हमारे बेसिक वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, a1 इज इक्वल टू 8, a2 इज इक्वल टू 12। दिस इज आवर इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। अभी सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। फिजिबल क्यों है? क्योंकि हमारी पॉजिटिव है। हाँ, सर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझा दो, इसमें प्लस जीरो एस वन लिखा है। प्लस जीरो लिखा हुआ है। देखो, हमने जो भी ये वेरिएबल्स अपनी तरफ से ऐड किए, ठीक है ना, उनका क्वेश्चन में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। वो सिर्फ हमारी जो कंडीशंस हैं स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमने अपनी तरफ से ऐड किया है, इसलिए हमने इसके आगे जीरो लिखा हुआ है दोनों जगह, S1 और S2 दोनों जगह। ठीक है। बट क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने एक अपनी तरफ से वेरिएबल और ऐड किया है, तो हम लोगों को एक बहुत बड़ी पेनल्टी लगानी पड़ती है जो कि हमारी होती है एम के नाम से। ठीक है। आपको कल एग्जाम्पल भी दिया था कि जो एम की वैल्यू होती है बहुत बड़ी होती है। अगर हमारा फंक्शन मिनिमाइज टाइप का है तो हम लोग हमेशा प्लस एम करेंगे, और फंक्शन हमारा अगर मैक्सिमाइज टाइप का है तो हम लोग करेंगे इसमें माइनस एम। ठीक है। ओके सर। इनका कोई क्वेश्चन में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और हमारा जो ओवरऑल एम रहेगा वो ये रहेगा कि हमारा अगर बेसिस में जैसे ये आर्टिफिशियल वेरिएबल दोनों आ रहे हैं, जैसे A1 A2 आ रहा है, तो इनको हमें रिमूव करना है। ठीक है। आपको मैंने तीन केस ही बताए थे कि जो बिग एम में हमारे तीन केस फंसते हैं। तो हमारी ऑप्टिमिलिटी कंडीशन में अचीव हो जाती है, उसके बाद हमारे पास तीन केस आते हैं। पहला केस ये होता है कि जैसे हमारा फर्स्ट केस देख लेते हैं कि जो हमारा CJ माइनस जेड जे है वो कंडीशन मिल गई है हमें, और हमारा बेसिस में कोई भी ये आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आ रहा है, ये वाला। देन वी विल कॉल दिस इज देन ऑप्टिमल बेसिक feasible solution, राइट। सेकंड केस क्या होता है कि जो हमारी CJ माइनस जेड जे कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है एज पर द फंक्शन मैक्सिमाइज मिनिमाइज किस टाइप का है, और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस में आ रहा है, बट उसकी जो वैल्यू है वो है जीरो। तो उसे बोलेंगे कि दिस इज द केस ऑफ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, ऑप्टिमल ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, यानी कि वो जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल है, बट इसके अलावा एक सोल्यूशन और भी आ सकता है। थर्ड केस जो हमारा होता है वो होता है कि जो हमारा ऑप्टिमिलिटी कंडीशन मिल गई है हम लोगों को, बट आर्टिफिशियल वेरिएबल बी बेसिस में आ रहा है और वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि वो जीरो से बड़ी है। इन दैट केस हम लोग लिखेंगे कि दैट सोल्यूशन इज इनफीजिबल। ठीक है। तो ये हमारे तीन केस होते हैं बिग एम में, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में लास्ट क्लास में बताया भी है, नोट्स में भी लिखे हुए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है कि हम लोग यही तीन केस चेक करते हैं आफ्टर द एंड ऑफ बिग एम। ठीक है भाई, आगे बढ़े। यस सर। तो यस हम सर। लोगों का पहला स्टेप हो चुका है, हमारा IBFS आ चुका है। IBFS मतलब इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन। अब इस सारे टर्म्स का हमें मतलब पता है। इनिशियल मतलब क्या है कि हमारा पहला सोल्यूशन है इसलिए इनिशियल, बेसिक वेरिएबल्स हैं इसलिए हमारा बेसिक सोल्यूशन है, और ये सारे पॉजिटिव हैं इसीलिए हमारा हो जाएगा ये फीजिबल भी। दैट मीन्स इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन, राइट। और हम लोगों को क्या करना होता है, जो सोल्यूशन हमारा आया है इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू टेबल। उस टेबल को हम लोग बोलते हैं सिंपलेक्स टेबल। वो हमारी टेबल है ये। अब जो भी हमारा सोल्यूशन है वो हम लोग यहाँ पे एज इट इज इसको पेस्ट कर देंगे। अब ध्यान दो, हमारे जो बेसिक वेरिएबल्स थे क्या थे, A1 और A2, तो वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। A1 आ गया है और ये हमारा A2 आ गया है। अब A1 A2 का जो कोफिशिएंट होता है हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन में क्या दिख रहा है, प्लस एम और प्लस एम, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे प्लस एम और प्लस एम एज इट इज कॉपी कर दिया है, राइट। उसके बाद हमारा जो अगला कॉलम है वो है हमारा CJ का। CJ क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें डिसीजन वेरिएबल्स, सरप्लस स्लैक वेरिएबल्स, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो यहाँ पे लिखे जाते हैं एज इट इज। जैसे आप देखो यहाँ पे x1 का 3 है, x2 का 4 है, वो उन्होंने लिख दिया यहाँ पे x1 का 3, x2 का 4, राइट। ऐसे ही हमारा S1 S2 की कोफिशिएंट क्या है, 0 0, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है एज इट इज 0 और 0। उसके बाद देखिए A1 और A2 कोफिशिएंट क्या है हमारे, प्लस एम और प्लस एम। याद रखिएगा जो हमारा केस मिनिमाइजेशन का है तो हम लोग इसमें प्लस एम करते हैं, अगर हमारा केस होगा मैक्सिमाइजेशन का तो यहाँ पे करेंगे हम लोग माइनस एम। ये आपको याद रखना है। वही इन्होंने प्लस एम और प्लस एम यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर दिया। इसके बाद जो हमारे कंस्ट्रेंट बच रहे हैं, अब देखिए हमारे पास दो कंस्ट्रेंट है। एक कंस्ट्रेंट ये, सॉरी, पहला कंस्ट्रेंट हमारा ये है और दूसरा कंस्ट्रेंट हमारा ये है। इन दोनों कंस्ट्रेंट में जो कोफिशिएंट्स है हमारे x1 x2 s1 s2 a1 a2 के, वो हम लोगों को यहाँ पे पेश करने हैं।
अब पहला क्वेश्चन देखिए आप, x1 कोफिशिएंट क्या है 2 और x2 का हमारा क्या है 3, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x1 का 2 और x2 का 3। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा S1 है उसके आगे क्या लिखा हुआ है -1, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोगों को S1 के नीचे -1। अब देखिए यहाँ पर S2 नहीं आ रहा है, दैट्स वाई वी विल राइट 0। A1 आ रहा है तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, वैसे प्लस आगे चाहे मत को अंडरस्टूड होता है कि +1 ही है। A2 यहाँ पे नहीं आ रहा है तो लिख देंगे हम लोग इसको एज इट इज 0। आरएचएस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 8, तो यहाँ पे ये हमारा 8 आ गया। उसके बाद जो हमारा अगला कंस्ट्रेंट है वो है हमारा 5x1 2x2 -s2 +a2, यानी कि हमारा एक्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 5 और 2, ये हो जाएगा हमारा 5 और 2। उसके बाद S1 यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 0। और H2 का क्या लिखेंगे -1। A1 यहाँ भी नहीं आ रहा है तो हम लोग को 0 लिखना पड़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट क्या है +1, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिंपल 1। और इसकी जो आरएचएस वैल्यू है वो लिखिए हमारे सामने 12, तो मुझे जस्ट कॉपी कर देंगे 12। तो ये हम लोगों ने जो हमारा आईवीएफएस था उसको हमने एज इट इज सिंपल टेबल में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जेड जे। जेड जे आपको पता है जो भी हमारा कोफिशिएंट और बेसिस वेरिएबल्स हैं ये एम और ये एम, इनका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे विद द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ कॉलम। तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है ये, इसमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं 2 और 5, इनका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और उनका समेशन लिखेंगे या नीचे। देखिए यहाँ पे जैसे कि m×2 प्लस m×5, तो क्या हो जाएगा 2m प्लस 5m, राइट। इसके बाद जो अगला हमारा कॉलम है वो है कॉमा 2, यानी कि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे m का यहाँ से और फिर इसका करेंगे हम लोग इस वाले m का 2 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3m प्लस 2m। आप लोग चाहो तो उसको टोटल ले सकते हो 7m भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि 3m प्लस 2m, राइट। इसके बाद जो हमारा थर्ड कॉलम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे m×-1 प्लस m×0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सिंपल -m आएगा। फिर उसके बाद जो हमारा अगला कॉलम है m×0 प्लस m×-1, तो यहाँ आ जाएगा हमारा -m, राइट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है m×+1 और m×0, तो यहाँ पे सिंपल हमारा m आ जाएगा। लास्ट फिर हमारा आ जाएगा m×0 प्लस m×1, ये हो जाएगा हमारा m, राइट। इतना हम लोगों को स्टेप करना होता है हर क्वेश्चन में, ठीक। यानी हमारे पास जेड आ चुका है। अब हमारा जो अगला स्टेप होगा वो होगा हमारा निकालना सीजे माइनस जेड, राइट। अब सीजे यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, सीजे हमारा है 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m+5 है यानी कि 7m, तो 3 माइनस 7m, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 माइनस 7m। उसके बाद अगले में करेंगे हम लोग 4 माइनस, ये कितना हो जाएगा 3+2 यानी कि 5m, यानी कि 4 माइनस 5m। उसके बाद क्या है 0 माइनस -m, यानी कि हो जाएगा हमारा प्लस का है। सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम में भी 0 माइनस -m, ये हो जाएगा हमारा प्लस का है। फिर m-m, ये हो जाएगा 0 और m-m, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है पहला स्टेप, यानी कि फर्स्ट इटरेशन हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमारे पास सीजे माइनस जेड जे आ चुका है। अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन जो है किस टाइप, हमारा फंक्शन है मिनिमाइज टाइप का। तो हमारा जो एम है वो ये होगा कि जितना भी हमारा ये सीजे माइनस जेड जे आया है ये या तो सारा 0 हो जाए या फिर हो जाए पॉजिटिव। अगर ये कंडीशन नहीं मिल रही है दैट मीन्स जो हमारा सोल्यूशन अभी स्टेज पे आ रहा है वो ऑप्टिमल नहीं है, ठीक है। अब जो भी मैंने ये कैलकुलेशन करी है उसको साफ साफ देख लेते हैं कैसे लिखी हुई। ये देखिए जो मैंने अभी ऊपर आपको करके दिखाई कैलकुलेशन वो सेम एज इट इज यहाँ पे आपके सामने दिख रही है, राइट। यानी कि हम लोगों ने अब देख लिया है कि हमारे पास दो कॉलम में जो हमारी सीजे माइनस जेड जे है वो निगेटिव आ रही है, यानी कि जो पॉजिटिव आनी चाहिए थी वो ना आके निगेटिव आ रही है। हमारे पास दो कॉलम में है तो हम लोग को चूज करना पड़ेगा कि विच इज द मोस्ट निगेटिव।
आपको पता है कि जैसे m एक बहुत बड़ी वैल्यू है, तो -7m और -5m, इन दो में से सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी होगी? बताए कोई। सर 3 - 7m। 3 - 7m। आपको मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बात ये कर रहे हैं, ये हमारे 100 रुपए की बात कर ली है, 100 या 200 रुपए की, तो ये हमारे करोड़ों में होगा। ठीक है। अब 7 7 करोड़ और ये 5 करोड़, इसमें से अगर हम लोग 4 या 3 को माइनस भी कर देंगे तो बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। हमारी जो नेट वैल्यू रहेगी वो हमारी यही रहेगी, मेन वैल्यू। तो हम लोग का जो चूज करने का पैटर्न है वो हम लोग देखेंगे कि हमारी एम के आगे क्या लिखा हुआ है, 7m और 5m। तो हम लोग को इससे देखना है कि जो हमारी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 3 - 7m। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला फैक्टर है, बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम लोगों का मोस्ट नेगेटिव क्या है, 7m या 5m। तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि जो m के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो क्या है। ठीक है, 3 - 7m और 4 - 5m, तो हमारी जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है वो हमारी ये बनती है -7 वाली। जैसे हम लोगों ने चूज कर लिया तो ये हो जाता है हमारा की कॉलम। राइट। जैसे हमारा एक की कॉलम मिल जाता है हम लोगों को, तो उससे पता चलता है कि जो हमारा एंटरिंग वेरिएबल है वो हमें मिल गया, यानी कि x1 इज द एंटरिंग वेरिएबल। हमारा बेसिस में जो वेरिएबल अंदर आने वाला है वो हमारा है x1। बट अगला क्वेश्चन ये है कि x1 आएगा तो कौन सा वेरिएबल बाहर जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को एक टर्म निकालना होता है थीटा, उसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम रेशियो। ये रहा। ठीक। अब मिनिमम रेशियो क्या है कि जो आपके यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है RHS और जो करस्पॉन्डिंग की कॉलम के एलिमेंट्स उनका हम लोग निकालते हैं रेशियो। जैसे कि 8/2 तो आपका हो जाएगा 4, और 12 - 5 ये हो जाएगा आपका 12/5। ठीक है, तो ये आपका जो है अप्रोक्सीमेटली 2.4 के पास आएगा, यानी कि ये वैल्यू हमारी छोटी है, तो ये हो जाएगा हमारा की रो। जैसे आपको मिनिमम वैल्यू मिली इसको हम लोग बोलेंगे की रो। अब आपको क्लियर हो चुका है कि जो हमारा x1 वेरिएबल तो हमारा एंटर हो रहा है और a2 वेरिएबल हमारा इस बेसिस को छोड़ के जाएगा, यानी कि लिविंग वेरिएबल इज a2। राइट। उसके बाद जहां हमारे की कॉलम और की रो कोइंसाइड करते हैं उस एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? सर दोबारा एक्सप्लेन करना सर ये लाइन। कौन सी वाली जो अभी बताया है? सर ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने निकाल दिया था जेड जे, उसके बाद निकाला हम लोगों ने CJ माइनस जेड जे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर क्लियर है ठीक यहाँ है। पे। ठीक है, तो जैसे हमारा CJ माइनस जेड जे आ गया, जो कि फंक्शन हमारा किस टाइप का था, मिनिमाइजेशन टाइप का था, तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारी CJ माइनस जेड जे की वैल्यू है वो होनी चाहिए 0 या पॉजिटिव। अब चूंकि यहाँ पे दो वैल्यू निगेटिव आ रही है, -7m और -5m, तो इनमें चूज किया हम लोगों ने कि मोस्ट निगेटिव वैल्यू कौन सी हमारी है। मैं साफ कर देता हूँ ताकि सही से दिख जाए। हाँ ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोस्ट निगेटिव वैल्यू। जैसे हमारी ये मोस्ट निगेटिव चूज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा की कॉलम, ये वाला पार्ट। ये क्लियर है? मोस्ट नेगेटिव चूज किया तो बन गया हमारा की कॉलम, यानी इससे मालूम पड़ गया हम लोगों को कि x1 जो है हमारा वो बेसिस में जाएगा। राइट। उसके बाद अगला स्टेप होता है कि इस बेसिस में से कौन सा वेरिएबल बाहर जाएगा, उसके लिए निकालते हैं हम लोग यहाँ पे थीटा। थीटा को बोलते हैं हम लोग मिनिमम रेशियो बोलते हैं और रिप्लेसमेंट रेशियो भी बोलते हैं। दोनों टर्म एक ही है, कई बुक्स में अलग दे रखा है। अब करना क्या होता है कि जो हमारे करस्पॉन्डिंग की कॉलम के एलिमेंट्स है उनको वो डिवाइड करेंगे इस वाले कॉलम के एलिमेंट्स से। ये हमारा जो आर्चर्स है, ठीक है, यानी कि 8/2 कितना जाएगा, 4। ऐसे ही हमारा जाएगा 12/5 कितना जाएगा, 12.5। मैंने बताया आपको ये करीब 2.4 के पास वैल्यू आएगी, यानी कि 4 और 2.4 में छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। तो ये हो जाएगा हमारा मिनिमम रेशियो। ठीक। अब जैसे आपको ये मिनिमम रेशियो मिल जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं दिस इज अवर की रो। जहां पे हमारे की कॉलम और की रो दोनों कोइंसाइड करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग की एलिमेंट 5। ठीक है, और इससे नहीं ये मालूम पड़ गया कि जो हमारा एलिमेंट जाने वाला था वो हमारा A2 है। ठीक है, तो हम लोग जो अगला इटरेशन है उसमें क्या करेंगे, A2 की जगह लिख देंगे यहाँ पे x1। यहाँ तक क्लियर है भाई? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। तो अब जो हमारा है अगला स्टेप है, हम लोग को क्या करना है, इस A2 को
यहाँ पे रिप्लेस करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x1 को लिखेंगे, ठीक है। दिस विल बी अवर सेकंड इटरेशन। देखो यहाँ पर a2 था, तो यहाँ पे हमारा अब x1 आ चुका है। अब जैसे हम लोगों ने x1 लिखा यहाँ पे, तो उसका जो कोफिशिएंट होता है इन cj 3, वो हम लोग यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो पहले m था यहाँ पे a2 का कोफिशिएंट, वो हमारा x1 का यहाँ पे 3 आ चुका है। उसके बाद हमारा अगला एम क्या होता है कि जो हमारा की एलिमेंट्स था ये 5, ये देखिए आप, ये था ना हमारा 5 निकल के आया था। इस 5 का रोल अब शुरू होता है, इस 5 को बनाना है हम लोगों को 1। तो 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को डिवाइड कर देंगे टोटल को 5 से, तो ये 1 बन जाएगा। बनाते हैं, तो 5 को डिवाइड करेंगे 5 से, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। 2 डिवाइड बाई 5 क्या बन जाएगा, 2/5। और इसको हमेशा फ्रैक्शन में रखिएगा, ठीक है ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ 2/5, इसको मत करिएगा 0.4 कर दें आप, ठीक है। हमेशा आपको फ्रैक्शन में लिखना होता है। उसके बाद 0 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा, 0। माइनस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 1/5। उसके बाद 0 डिवाइड बाई 5 0 बन जाएगा, और 1/5 1/5, ये आपका नई रो बन गई। और 12/5 यानी ये बन जाएगा आपका ये 12/5, ठीक। इसको हमने नाम दे दिया इस रो को, ये होगी हमारी नई रो R1, ठीक। अब इस नई रो R1 की हेल्प से हम लोग क्या करना है, जो हमारा इसके ऊपर एलिमेंट्स था यानी कि जो 2 था, इसको हम लोग को 0 करना है, ठीक है। तो आपको सिंपली इस R1 की हेल्प से इस वाले रो में कुछ ऑपरेशन लगा के इसको 0 करना है। तो मुझे बताओ भाई कैसे करेंगे, कई के सर्च पे हम लोग, तो बच्चा बताए क्या करेंगे। सर 2R1 माइनस R2 सर। 2R1 माइनस R2, यस सर। अच्छा ऐसा हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, इसको हम लोग कुछ नाम देते हैं R2 बोल देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा R2। हम लोग ये ना करें R2 माइनस 2R1, उससे क्या दिक्कत सही है सर। है सही है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यस सर। कितने लोग यस सर बोल रहे हैं, कि देखना पड़ कि आरएचएस माइनस ना हो जाए। RHS माइनस में हो जाए, वेरी गुड। हमेशा हम लोग जब भी ये ऑपरेशन लगाएंगे ये ध्यान रखना होता है, कभी भी यहाँ पे RHS में कभी भी निगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए अब आप देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हमारा 2.4 था अप्रोक्स। इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2.8, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा 2.8। यहाँ पे हमारा 8 है और यहाँ पे आएगा हमारा 2.8। दोनों में बड़ा क्या है, बड़ा हमारा 8 है। इसलिए हम लोग करेंगे R2 माइनस 2 टाइम्स R1, ना कि 2R1 माइनस R2, क्योंकि हम लोग अगर ये करेंगे 2R1 माइनस R2 तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, और हम लोगों को निगेटिव लेके नहीं आना होता है। ये चीज आपको मुझे याद रखनी है, ठीक है भाई। तो फटाफट आप इसको 0 करो, मैं इसमें डायरेक्ट देखा जा रहा हूँ आपको कैसे किया है मैंने 0। देखिए यहाँ, ये आपका हो गया सेकंड इटरेशन। मैंने उसको वही सेम ऑपरेशन लगाया था, R2 माइनस 2R1, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, R2 माइनस 2R1, ये मैंने ऑपरेशन किया है। और इस ऑपरेशन को करने के बाद जो मेरी रो बन के आ रही है वो मेरी बन के आ रही है ये, यहाँ पे बन गया हमारा 0, 11/5 माइनस 1, 2/5 1 माइनस 2/5 और 16/5। इसमें एक चीज और है, जैसे कि हमारा जो A2 वेरिएबल जो हमारा एक बार छोड़ के चला जाता है बेसिस, उसको हम लोग दोबारा टेबल में यूज नहीं करते हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पे कर रखा है, ये गलत है। इसमें हम लोग कभी भी जो वेरिएबल हमारा निकल जाता है उसको दोबारा यूज नहीं करते हैं। क्यों, रीजन ये है कि जैसे और जो वेरिएबल्स हमारे हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, x1 है, स्लैक वेरिएबल्स हैं, s1 s2, ये सारे बेसिस में दोबारा आ सकते हैं, बट जो हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है वो कभी भी दोबारा बेसिस में एंटर नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जब भी आगे क्वेश्चन करेंगे तो जो हमारा वेरिएबल एक बार चला गया, जैसे हमारा A2 निकल गया एक बार, तो उस A2 को हम लोग कॉलम भी हटा देंगे यहाँ से, कॉलम में यूज ही नहीं करना है। तो आप टेबल ड्रॉ करोगे, एक कॉलम आप कम ड्रॉ करिए उसमें, ठीक है। रीजन क्या है उसका, रीजन ये है कि कभी भी आर्टिफिशियल वेरिएबल दोबारा बेसिस में एंटर नहीं करता, राइट। सर ये सिंप्लेक्स मेथड में भी एप्लीकेबल है ये चीज। इसमें सर ये जो चीज अभी आपने बताई है ये सिंप्लेक्स मेथड में भी एप्लीकेबल है। सिंपलेक्स में तो बेटा आएगी नहीं है क्वेश्चन,
ये सिर्फ आपका बिग एम में आएगा। नहीं सर, जैसे उसमें भी तो निकलता है ना। हाँ, उसमें एक। जो निकलते हैं वो हमारे स्लैक या सरप्लस होते हैं, वो दोबारा आ सकते हैं। ओके ये जो सर। मैंने बताया, ये मैंने सिर्फ बताया आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए, जो हमारा सिर्फ बिग एम में आएगा। ये मतलब ठीक है। और टू फेज भी होता है, उसमें भी आता है। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, आगे जब भी बनाओ तो आप एक कॉलम कम कर दीजिएगा। ठीक। तो हम लोगों ने अब इसके बाद क्या करा था, इसको जीरो कर लिया। हमारे पास ये एक नई टेबल बन चुकी है। अब हमें फिर से वही काम करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड आउट जेड जे। जेड जे के लिए फिर से वही सेम तरीका है, एम इंटू जीरो प्लस थ्री इंटू वन, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे थ्री आ जाएगा। उसके बाद एम इंटू इलेवन बाई फाइव प्लस थ्री इंटू टू बाई फाइव, तो बन जाएगा आपका इलेवन एम बाई फाइव प्लस सिक्स है। फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एम का माइनस वन से और थ्री का जीरो, तो बन जाएगा हमारा माइनस एम। फिर एम इंटू टू बाई फाइव प्लस थ्री इंटू माइनस वन बाई फाइव, तो क्या बन जाएगा टू एम बाई फाइव माइनस थ्री बाई फाइव। एम इंटू वन प्लस थ्री इंटू जीरो, बन जाए हमारा ये एम बन गया। राइट। और ये हमें कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा जेड जे आ चुका है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सी जे माइनस जेड जे, यानी कि जो हमारे यहाँ सी जे कोफिशियंट है उनको हम लोग माइनस करेंगे इस जेड जे से। तो क्या हो जाएगा, थ्री माइनस थ्री जीरो, फोर माइनस इलेवन एम माइनस फाइव प्लस सिक्स एम फाइव, तो ये बन जाएगा आपका माइनस इलेवन एम बाई फाइव माइनस फोर्टीन एम। ठीक है। जीरो माइनस माइनस एम, ये प्लस का बन जाएगा। जीरो माइनस टू एम बाई फाइव माइनस थ्री बाई फाइव, तो बन जाएगा आपका माइनस टू एम बाई फाइव प्लस थ्री बाई फाइव। ये हो जाएगा हमारा एम माइनस एम, जीरो हो जाएगा। ये हमें कैलकुलेट नहीं करना था। तो अब देखो जो हमारे फाइनली सीजे माइनस जेजे निकल के आया वो क्या आया। अभी भी हमारे पास दो कॉलम में ऐसा आ रहा है कि जहां पे हमारा सीजे माइनस जेड से जीरो या पॉजिटिव ना होके निगेटिव है। दैट मीन्स जो सोल्यूशन हमारा इस स्टेज पे आ रहा है वो भी हमारा फिजिबल अभी नहीं है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे अब थर्ड स्टेशन पे। ये बात समझ आ रही है कि हमारे पास सीजे माइनस जेड से जो है हमारा अभी भी निगेटिव आ रहा है। जब तक निगेटिव आता रहेगा हम तब तक क्वेश्चन को रिपीट करते रहेंगे। जैसे ही हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि सारे जीरो हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, हम लोग तभी रुकेंगे। ठीक है भाई। तो हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, हमारा थर्ड स्टेप जो है। अब थर्ड स्टेप में क्या है, हम लोगों ने चूज किया, जो हमारा ये थर्ड स्टेप था, हम लोगों ने चूज किया कि हमारा मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या है। तो जो हमारी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है वो हमारी आएगी माइनस इलेवन एम बाई फाइव। हमारे पास दो वैल्यू है, माइनस इलेवन एम बाई फाइव एंड माइनस फोर्टी बाई फाइव फाइव एंड माइनस टू एम बाई फाइव प्लस थ्री बाई फाइव। तो मुझे जो मोस्ट नेगेटिव है वो हमारी ये वाली है, तो उसको हम चूज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा की कॉलम। ठीक है। अब जैसे हमारा की कॉलम मिल गया तो हम लोगों को समझ में आ गया कि हमारा जो x2 वेरिएबल है वो बेसिस में अब एंटर करने वाला है। राइट। बट अब a1 और x1 इन दोनों में से कौन सा वेरिएबल बाहर जाएगा, उसका निकालना होता है हम लोगों को थीटा, जो कि हमारा है मिनिमम रेशियो। ठीक है। अब मिनिमम रेशियो आपको बता रखा है मैंने कैसे निकालते हैं। जो हमारे ये वाले कॉलम के एलिमेंट्स है आरजीएस वाले, इनको हम लोग डिवाइड करेंगे विद द करस्पॉन्डिंग की कॉलम, यानी कि 11 बाई फाइव डिवाइड बाय 11 बाई फाइव, तो क्या हो जाएगा, फाइव से फाइव कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16 बाय 11। उसके बाद अगला क्या है हमारा 12 बाय फाइव डिवाइड बाय टू बाई फाइव, तो क्या हो जाएगा, फाइव से फाइव कट जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 12 बाय टू यानी कि सिक्स। अब कंपेयर करो आप 16 बाय 11 और सिक्स, इसमें जो छोटी वैल्यू है वो हमारी ये वाली है। ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा की रो। ठीक है। तो ये बन गई हमारी की रो। जैसे हमारी की रो मिलती है हम लोगों को समझ आ जाता है कि हमारा जो ये वाला वेरिएबल है ये बेसिस छोड़ के जाने वाला है, इसकी जगह हमारा ये वेरिएबल अब एंटर करेगा बेसिस में। ठीक। और जहां पे हमारे की कॉलम और की रो कोइंसाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं की एलिमेंट। ठीक है भाई। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, अब जो हमारा की एलिमेंट्स था इसको हमें बनाना है वन। तो वन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे रो को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे विथ फाइव बाई इलेवन। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा जीरो इंटू फाइव बाई इलेवन, जीरो, ये बन जाएगा हमारा वन, ये बन जाएगा हमारा माइनस
5/11। ठीक है, उसके बाद ये बन जाएगा हमारा 2/5 इंटू 11, 5/11। 5 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 2/11। ये बन जाएगा हमारे पास 2/11। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल चला जाता है, जो वेरिएबल हमारा छोड़ता है हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे A1 चला जाएगा तो हम लोग A1 और ये A2 इन दोनों को ही कैलकुलेट नहीं करना, ये हमारा टाइम बच जाता है। आप करोगे तो कोई गलत नहीं कहेगा, लेकिन इसका कोई भी रोल नहीं है, इसे हम लोग आगे कैलकुलेट नहीं करते। तो बस इसको यहाँ डैश मार के छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या है 16/5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16/5 इंटू 5/11। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 16/11। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है, फर्स्ट तो बन चुकी है। और हमारा अगला स्टेप क्या है कि जो हमारा 1 है, ये नई हमारी फिर से बन गई R1। इस R1 की हेल्प से हम लोगों को जो इसके नीचे वाला एलिमेंट था, की कॉलम के नीचे वाला एलिमेंट, इसको हम लोगों को जीरो करना है। तो आप बताइए, जैसे हमारे पास ये होगी R1, ये होगी हमारी R2, फिर से हमने इसको नाम दे दिया, ये होगी R1, ये होगी हमारी R2। तो जो हमारे R1 ये 1 है, इसकी हेल्प से मुझे इसको जीरो करना है। बताओ भाई इसको कैसे बनाएंगे जीरो, बताए कोई। सर 2R1 माइनस R2, ओ 2/5R1 माइनस R2। 2/5 R1 माइनस R2, सही है। यस सर। ठीक है, तो इसको जैसे आप करोगे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगले केस हमारे क्या बन के आएगा, थर्ड हमारी ये बन के आ जाएगी, ये हमारी जीरो बन चुकी है। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारी ये वैल्यू बन जाएगी 1, 0, 2/11 माइनस 3/11। इसको हम लोग छोड़ देंगे, हमें कैलकुलेट नहीं करना है। और ये बनेगा हमारा 20/11। अब देखो आप, हमारे पास जो बेसिस है, आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जो हमारे बेसिस वेरिएबल होते हैं उनकी जो बॉडी मैट्रिक्स है वो हमेशा आपकी एक यूनिटरी मैट्रिक्स बनानी चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पे बन रही है। इस वन को बनाने का पर्पज हमारा यही है कि हमारी जो बॉडी मैट्रिक्स है वो एक यूनिटरी मैट्रिक्स बनाए ऑफ बेसिस वेरिएबल, राइट। तो हमारी यहाँ पे दिख रही है में हमारी बन रही है यूनिटरी मैट्रिक्स। अब हम लोग चेक करेंगे जेड जी। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हमारा क्या है, जो हमारे कोफिशिएंट ऑफ बेसिस वेरिएबल है 4 और 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग की एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये जाएगा 4 × 0 प्लस 3 × 1, कितना हो जाएगा 3। 4 × 1 प्लस 3 × 0 4, 4 × -5/11 प्लस 3 × 2/11, ये आपका बन जाएगा -14/11। ऐसे ही अगले कॉलम में जाएंगे तो बन जाएगा हमारा 4 × 2/11 प्लस 3 × -3/11। तो ये आपका सॉल्व होकर आप सिंप्लीफाई करोगे तो बन के आएगी वैल्यू -1/11। ये हम लोगों को नहीं करना है, तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये सिर्फ तब छोड़ना है जो हमारा वेरिएबल यहाँ से निकलता है। जैसे हमारा पहले A2 गया था तो हमने A2 छोड़ दिया, फिर जब हमारा A1 तो हम लोगों ने A1 वाले को भी छोड़ दिया। स्टेप बाय स्टेप छोड़ते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आपने इतना कर लिया, उसके बाद आप देखो आपको निकालना है CJ माइनस ZJ। तो अब आप आ जाइए CJ माइनस ZJ पे। CJ हमारी ये लिखी सारी वैल्यूज, 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, 4 - 4 0, 0 -14/11 ये आएगा प्लस का हो जाएगा +14/11, 0 -1/11 तो हो जाएगा आपका प्लस का 1/11 प्लस का। और m माइनस, ये तो छोड़ दो, जब मैंने मना कर दिया तो इसको भी यूज नहीं करना है। तो अब देखो जो आपके CJ माइनस ZJ हैं वो क्या है, वो हमारे सारे या तो जीरो आ रहे हैं या फिर हमारे आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं। दैट मीन्स हमारी जो ऑप्टिमलिटी कंडीशन है वो हम लोगों को यहाँ पे अचीव हो गई है। अब इस समय जो हमारी वैल्यू आ रही है x1 और x2 की, उसको हम लोग अगर फंक्शन में पुट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी यहाँ पे जो लिखी ग्रीन कलर से 124/11। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, दिस विल बी अवर फाइनल सोल्यूशन। x1 हमारा क्या हो जाएगा 20/11 और x2 क्या हो जाएगा हमारा 16/11। और जब इनको हम लोग पुट करेंगे इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी आ जाएगी 124/11। ठीक है भाई, तो यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो मुझसे दोबारा पूछ लो। आप कोई स्टेप में दोबारा कुछ डाउट हो पूछो। स्टेप से यहाँ तक
हाँ भाई, शिवा, शिवम, शुभम, शुभेंद्रु, तनुष और विनीत तेवतिया। बताओ बेटा, सर आ गया। क्वेश्चन पूरा क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस आगे बढ़े। यस सर। यस चलो, अब ये हमारे दो मैंने केस करा दिया आपको। कल मैंने कराया था मैक्सिमाइज का, आज मैंने करा दिया आपको मिनिमाइज का। दो ही केस बनते हैं हमारे इसमें। अब इसमें कुछ स्पेशल केस होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने जो कुछ डाउट आने चाहिए थे वो डाउट नहीं आए, तो वो डाउट लेते हैं। ये वो डाउट्स है, ठीक है ना। डाउट्स क्या, बेसिकली आपके पांच केस होते हैं, ठीक है। पहला केस क्या है, यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन। यानी कि जो हमारा अभी तक जितने उन्होंने क्वेश्चन किए वो सारे क्वेश्चन हमारे कौन से थे, यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन थे। यानी कि उसमें हमारा सीजे माइनस जेड जे कंडीशन फुलफिल हो रही थी हमारी, जैसे हम लोग को कंडीशन मिलती थी वो था हमारा यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा अगला केस है, ऑल्टरनेट ऑप्टिमम सोल्यूशन। इसमें क्या होगा, पहले सारे केस देख लो, हमारे पास टोटल पांच केस है। पहला हो गया हमारा यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन, दूसरा हमारा है ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, तीसरा हमारा है अनबाउंडनेस, तीसरा है सॉरी चौथा है इनफिजिबिलिटी, उसके बाद हमारा है नेक्स्ट डीजेनरेसी। ठीक, यही करके सारे केस देखते हैं। फर्स्ट केस हम लोग जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं वो हमारा यूनिक वाले केस का था, यानी कि उसमें सिंपल हमारा एक सोल्यूशन आता, ठीक है। और जब हम लोगों के सोल्यूशन एक से ज्यादा आ जाते हैं और वो ऑप्टिमल भी हैं, यानी कि सेम वैल्यू मिल रही है हम लोगों को दो सोल्यूशन पे, उसको बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेट ऑप्टिमम सोल्यूशन। कब मिलता है देखिए, ऑल्टरनेट कब मिलता है हम लोग को, जब हमारे ऑल नॉन बेसिक वेरिएबल्स सीजे माइनस जेड जे लेस देन और इक्वल टू जीरो बट एटलीस्ट वन नॉन बेसिक वेरिएबल। यानी कि हमारा कोई भी एक नॉन बेसिक वेरिएबल्स वो है जीरो आ रहा है, यानी कि दैट सोल्यूशन एग्जिस्ट एंड ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ऑल्सो। यानी कि जो सोल्यूशन आपका आया है वो सोल्यूशन ऑप्टिमल तो है, बट उसके अलावा एक सोल्यूशन और भी आ जाएगा जिसकी वैल्यू हमारी सेम वही वैल्यू आएगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक क्वेश्चन ग्राफिकल में करवाया था। ग्राफिकल में एक केस था ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन का। उसमें आपने ध्यान दो कि जो हमारा फंक्शन बन रहा था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो ग्राफ था और जो हमारे कंस्ट्रेंट का ग्राफ था, वो दोनों आपस में पैरेलल हो रहे थे, यानी कोइंसाइड कर रहे थे। यानी कि हमारा एक ही पॉइंट, मतलब दो पॉइंट पे हमारी सेम वैल्यू मिल रही थी। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको मैं। जैसे आपका सामने ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आपको सिर्फ मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे बनता है हमारा, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक दो इटरेशन के बाद जो हमारा सोल्यूशन निकल के आएगा वो हमारा कुछ इस तरह से आएगा। तो फंक्शन हमारा किस टाइप का है, फंक्शन हमारा है मैक्सिमाइज टाइप का। तो हमारा एम क्या होगा कि जो हमारा सीजे हमारा जेड जे शुड बी ऑलवेज जीरो और निगेटिव। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ हमारा सारा देखो आप सीजे माइनस जेड जे क्या है, या तो निगेटिव है या फिर जीरो है, यानी कि हमारी जो ऑप्टिमिलिटी कंडीशन है वो हम लोगों को मिल चुकी है। ध्यान देखना है इसमें, बहुत ध्यान से देखना। अब जो हमारे बीच में वेरिएबल आ रहे हैं, कौन से वेरिएबल आ रहे हैं, S1 X2 और X3, ये हो गए हमारे बेसिक वेरिएबल। और जो हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से हो गए, एक हो गया हमारा X1 हो गया, उसके बाद हो गया हमारा S1 और फिर हो गया हमारा S2। नहीं, X1 तो नहीं होगा, X1 नहीं होगा, हमारा सिर्फ होगा X1 होगा, S2 होगा, ये हो जाएंगे हमारे दोनों नॉन बेसिक वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे जो हमारा S2 है वो क्या आ रहा है, -2, और जो हमारा X1 है वो आ रहा है हमारा 0। जैसे ही आपको हमारा कोई भी नॉन बेसिक वेरिएबल 0 मिलता है, तो मैं कंडीशन दिया, देखिए यहाँ कंडीशन में क्या लिखा हुआ था कि एटलीस्ट वन नॉन बेसिक वेरिएबल एज सीजे माइनस जेड जो इज इक्वल टू 0 इंडिकेट्स ऑल्टरनेट ऑप्टिमम सोल्यूशन। यानी कि जैसे हमें कोई मिल गया कि एक हमारा जो ये नॉन बेसिक वेरिएबल था जो हमारा बेसिस में नहीं आ रहा है, उसे बोलते हैं हम लोग नॉन बेसिक वेरिएबल, वो अगर वैल्यू हमारी 0 मिल रही है, दैट मीन्स हमारा सोल्यूशन जो ऑप्टिमल आया है उसका एक ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन भी पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा जीरो आया है नॉन बेसिक, हम लोग उसको ही एज ए की कॉलम मान के एक इटरेशन और करेंगे। जैसे हमारा ये हो जाएगा की कॉलम, फिर वो निकालेंगे की रो, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 6/8/5 लाइक दैट, जो हम लोग अभी तक प्रोसेस करके आ रहे हैं। मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ क्वेश्चन कैसा बनता है, ठीक है।
तो वो हमारा ये बन जाएगा। और इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप आएगा, थर्ड स्टेप, आप देखिए यहाँ पर जो हमारा S1 था उसकी जगह हमारा X1 आ चुका है, ठीक है। बट ध्यान दो, जो हमारी वैल्यू है वो हमारी 40 ही रहेगी, वैल्यू हमारी चेंज नहीं हुई। जो हमारा सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन वही रहा, बट इसमें क्या हो गया कि जो हमारा फाइनल सोल्यूशन था X1 X2 का, वो हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए। पहला सोल्यूशन क्या हमारे पास आया, X1 0 X2 4 लाइक दिस, और दूसरा हमारा आगे सोल्यूशन ये। बट दोनों में जो हमारी वैल्यू है Z की, वो देखिए दोनों में सेम आ रही है, ठीक है। तो आपको पूछेगा सर इसका फायदा क्या हुआ। इसका फायदा ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंपनी है या आपकी कोई प्रोडक्शन कंपनी है जिसमें आप काम कर रहे हो, तो उसमें आपका जो ये कंपोनेंट था X1, तो जीरो आ रहा था इसमें, यानी इसको आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। अब जो हमारा दूसरा सोल्यूशन आया है उसमें हमारा इसको हम लोग यूज किया है, यानी कि X1 को हम लोगों ने पुट कर दिया 15/4 और इसको दिया है 5/2, यानी कुछ बैलेंस किया है, ठीक है। तो अब हमारे पास सोल्यूशन तो सेम ही आ रहा है, 40 यहाँ 40 यहाँ भी, बट इसमें हमारे जो वेरिएबल्स थे X1 और X2 दोनों हमारे यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्पज है हमारा ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन का। ये हो गया हमारा सेकंड केस। इसके बाद जो हमारा थर्ड केस आता है, थर्ड केस है हमारा अनबाउंडनेस, यानी कि आप लोगों ने जब ग्राफिकल मेथड सॉल्व किया था, याद होगा आपको कि जब हमारा जो फिजिबल एरिया आता था वो हमारा अगर हो जाए अनबाउंडेड, देन वी विल कॉल इट एज अनबाउंडेड सोल्यूशन, ठीक है। बट सिंपलेस्ट में कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा ये केस अनबाउंड का है या नहीं है। उसमें हमारा क्या होता है, if algorithm identifies an entering variable but it is unable to identify the leaving variable because all values in the entering column are less than or equal to 0। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको ये तो मिल गया, की कॉलम तो मिल गया, बट की कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो अगर आपके सारे जीरो या निगेटिव हैं। आपको मैंने बताया था कि हम लोग जब भी डिवाइड करते हैं, जहाँ पे निगेटिव या जीरो आता है वो हम डिवाइड नहीं करते हैं। तो अगर कोई केस ऐसा आ गया कि हमारे सारे एलिमेंट्स ही जीरो निगेटिव हैं, तो उस केस में तो हम इनोवेशन निकाल नहीं पाएंगे, यानी कि वो केस बन जाएगा हमारा अनबाउंडनेस का। फिर देखो एग्जांपल एक बार, एक फटाफट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैक्सिमाइज Z 107 लाइक दिस, ये पूरा कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, सोल्यूशन निकाला। मैं आपको सीधे दिखा रहा हूँ कि हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, ठीक है। अब देखो आप, जो हमारा ये वाली स्टेज है, हमारा सेकंड इटरेशन में देखो हमारा की कॉलम ये वाला मिल गया हम लोग को, ठीक है। बट इस की कॉलम में जो हमारे की एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो उसके एलिमेंट्स हैं वो सारे निगेटिव आ रहे हैं, यानी कि यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, और ये भी निगेटिव है। यानी कि जो लोग मिनिमम रेशियो निकालते वो कैसे निकालते, इस आरएचएस को डिवाइड करते बाय दिस कॉलम एलिमेंट्स। अब चूंकि यहाँ पे सारे ही हमारे निगेटिव आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे मिनिमम रेशियो निकाल ही नहीं पाएंगे। दैट्स वाई दिस इज द केस ऑफ अनबाउंडेड सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड केस। उसके बाद क्या था हमारा अगला केस है हमारा इनफिजिबल सोल्यूशन। इनफिजिबल कब आता है, व्हेन ऑल द नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैव cj minus zj लेस देन और इक्वल टू 0 बट एन आर्टिफिशियल वेरिएबल स्टिल एग्जिस्ट इन द बेसिस इंडिकेटर। जो मैंने आपको बताया था थर्ड केस देखिए का, यानी कि हमारी जो कंडीशन है ऑप्टिमलिटी की वो हम लोगों को अचीव हो चुकी है, बट कहीं पर भी एक हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है एट सम पॉजिटिव वैल्यू। इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि जो मैं क्वेश्चन आपको फटाफट दिखा रहा हूँ ये आपको खुद सॉल्व करने हैं अपने आप, ठीक है। और अपने आप करके मुझे आपको व्हाट्सअप करना है, जैसे अभी तक आप लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये आपका एग्जाम्पल है ऑफ इनफिजिबल केस का। फंक्शन आपका दिया हुआ है ये वाला, ये कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं आपको। पहला स्टेप क्या है आपका, टू कन्वर्ट दिस इनटू ए स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड आउट द IBFS। ये निकालोगे आप, फिर टेबल बनाओगे इस तरह से, ठीक है। फिर आप चेक करोगे कि हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। जब आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, कैसे हमारा कौन सा केस था, ये केस था हमारा मैक्सिमाइज टाइप का, तो हमारा जो कंडीशन वो क्या बनती है, सीजे हमारा जेड शुड बी ऑलवेज जीरो और निगेटिव। तो वो देखो हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, हमारे सारे सीजे हमारा जेड तो जीरो है या फिर हमारे निगेटिव है। बट इस कंडीशन को देखो कि जो हमारा यहाँ पे बेसिस है इसमें हमारा एक आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है एट सम पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि जो A1 की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव वैल्यू है 4, यानी कि दिस इज द केस ऑफ इनफीजिबल सोल्यूशन, यानी कि जो सोल्यूशन हमारा आया है ये फीजिबल नहीं है। क्यों,
क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो हम लोग खुद ऐड करते हैं अपनी तरफ से, इसका प्रॉब्लम में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो, आंसर लिख देते हो, उसके नीचे आपको एक दो लाइन नीचे लिखनी होती है, यानी कि जो सोल्यूशन आपका आया है उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हेन all non-basic variables have cj minus less than equal to 0, but an artificial variable is still existing in the basis indicates infeasibility and the algorithm terminates। तो ये आपको ये तो लाइन अपने आप यहाँ पे लिखनी होती है। ठीक है ना, जैसे मैंने अभी आपका टेस्ट पिछली बार हुआ था, कई बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ग्राफिकल का, बट उसको आगे एक्सप्लेन नहीं किया कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। दो क्वेश्चन थे, एक हमारा था ऑल्टरनेटिव वाला, तो उसमें आपको यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि दिस सोल्यूशन हैज एन ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, राइट। उसके बाद जो हमारा लास्ट केस था वो था हमारा डीजेनरेसी का। डीजेनरेसी का जो केस है, आप कौन आना चाह रहे हैं क्लास में भाई? सुधीर मिश्रा, वेरी गुड, आ जाओ, तो क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट केस है वो आपके दिमाग में किसी बच्चे में क्वेश्चन आया होगा, जब हम लोग कभी भी निकालते हैं मिनिमम रेशियो, तो कभी उसमें अगर कभी टाई हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? क्यों भाई, आप लोग बताइए। जैसे हमारा क्वेश्चन ये होता है, हम लोग जो मिनिमम रेशियो निकालते हैं, कभी अगर यहाँ पे हमारा टाई हो जाए, यानी कि यहाँ भी 4 है और फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी 4 है, तो क्या करेंगे? कोई बच्चा बताए। शिवा, शुभम, सब तो पता नहीं। पता नहीं, तो ये क्वेश्चन पूछा क्यों नहीं आज तक? सर आया नहीं दिमाग में। ये क्वेश्चन आने चाहिए। लाइव क्लास में ये फायदा होता है, अगर आप यूट्यूब पे पढ़ोगे तो आपको वहाँ आंसर नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेसी। जो हमारा ये लास्ट केस है जो मैंने आपको बताया, डीजेनरेसी। ठीक है, इसमें हम लोग को जब कभी भी टाई हो जाता है, यानी कि जब भी हमारा कोई जो थीटा है वो सेम आ गया मिनिमम रेशियो में, तो हमारे पास चॉइस नहीं कि हम लोग दोनों की किसे चुने। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करता हूँ सीधा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा डीजेनरेसी का है। ये क्वेश्चन आपको दिया होगा, आपको इस तरह से आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे, प्रॉपर जो आपको मुझे बताएंगे स्टेप, सारे स्टेप फॉलो करके। बट एक स्टेप ऐसा आएगा कि जहां पे आपके दोनों ये सेम हो जाएंगे, यानी कि यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो इसमें आप किसे चूज करेंगे? ठीक है, तो इस टाइप के केस को बोलते हैं हम लोग डिजेनरेसी केस, यानी कि सोल्यूशन हमारा जो है वो हो गया डिजेनरेट। अब चूंकि यहाँ पे हमारे दोनों ही हमारे स्लैक वेरिएबल हैं, तो इसमें रूल ये है कि आप इन दो में से किसी एक को भी चूज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इसके आगे भी हमारा S1 लिखा हुआ है, इसके आगे भी हमारा SO2 लिखा हुआ है, यानी कि दोनों ही हमारे ये स्लैक वेरिएबल हैं। तो इनमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हो, इसमें कोई भी आपके सामने दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर यहाँ पे ये होता कि यहाँ पे आपका X1 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एक स्लैक वेरिएबल, तो हमेशा जो आपका स्लैक वेरिएबल है उसको आप रिमूव करोगे, तब आप चूज करोगे इस वाले वेरिएबल्स को। ये चीजें कहीं लिख लेना, ये उस नोट्स में दी हुई नहीं है। ठीक है ना, तो मैं चीज बता रहा हूँ इसको भी नोट करते जाओ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब एक केस ये हो गया कि आपके सामने चॉइस थी डिसीजन वेरिएबल और स्लैक वेरिएबल में, तो आपको चूज करना था हमेशा स्लैक वेरिएबल को, वो आपका हमेशा वेरिएबल बाहर जाएगा। बट अगर यहाँ पे मान लीजिए कि एक आपके सामने आर्टिफिशियल वेरिएबल है और यहाँ पे आपके सामने एक स्लैक वेरिएबल, तो आप क्या करोगे? बताइए भाई, आप लोग जवाब दो इस बात का। शिवा, सर एक बार रिपीट करना, क्या क्वेश्चन है? भाई हमारे सामने पहला केस था कि दोनों हमारे स्लैक वेरिएबल थे, तुमने किसी एक को निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। बट अगला केस मैंने जो बताया है आपको, यहाँ पे टाई हो रहा है, हमारा मिनिमम रेशियो सेम आ रहा है, बट एक जगह हमारा दे रखा है आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 और दूसरी जगह दे रखा है हमारा एक स्लैक या सरप्लस वेरिएबल। तो क्वेश्चन ये है कि इन दो में से हम किसको हटाएंगे? सर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, वेरी गुड, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है हमारा ओवरऑल एम क्या है, इस आर्टिफिशियल को रिमूव करना है। तुम लोग प्रायोरिटी जो देंगे वो देंगे हमेशा आर्टिफिशियल को। ठीक है, तो डिजेनेरेसी हमारे दो केस बन गए। पहला केस ये है, पहला कोई केस है ही नहीं कि अगर दोनों हमारे स्लैक है तो किसी को निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमारे पास एक डिसीजन और दूसरा हमारे पास स्लैक वेरिएबल है, तो हम लोग चूज करेंगे हमेशा स्लैक वेरिएबल। अगला केस क्या है,
कि अगर हमारे पास कोई भी आर्टिफिशियल और स्लैक वेरिएबल्स हैं तो उसको चूज करेंगे हम लोग हमेशा आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, लिखनी है अपने पास। एक बड़ा सा बॉक्स बनाओ, उसमें लिख लो एक बार, ठीक है ना, पॉइंट बना के। तो आई थिंक ये आपके टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है आज सिंटेक्स का। अब इसमें किसी को भी कोई डाउट हो इन जो मैंने अभी 5 पॉइंट बताया आपको, तो मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं इसको अभी रिपीट कर दूंगा, क्योंकि मैं फिर इसको अब आगे रिपीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमें कोर्स आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये आपके सारे पांचों चारों पॉइंट्स हैं, इनमें कहीं भी कोई डाउट हो मुझसे दोबारा पूछ लो, मैं इसको रिपीट करता हूँ आपके साथ। बताइए। पहला हमारा था यूनिक, दूसरा था हमारा ऑल्टरनेटिव, अनबाउंडेड, इनफीजिबल, और पांचवा हमारा है डिजेनरेसी। बताइए। तनुज। हाँ शिवा बोलो। नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं है? नहीं सर। कि फिर ये टॉपिक जो है अब रिपीट नहीं होगा, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आपका कोर्स काफी पीछे चल गया है। ठीक है ना, अभी तक ये टॉपिक सारे खत्म हो जाने चाहिए। तो जैसे आपको कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, उसकी मुझे आपको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके मुझे देना है, दैट्स इट। यस सर। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से हो जाएगा, क्विज हो जाएगा आज का, क्योंकि ये काफी लंबा था, मैं कुछ करा नहीं पाया आपका आज। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इस क्वेश्चन की मुझे आप व्हाट्सअप करिए अभी हाथ के हाथ, कन्वर्ट करके इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जिसका हो जाए मैं तुरंत व्हाट्सअप कर दे, और चैट बॉक्स में लिख दे यस। और जिसको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे तुरंत पूछ ले, अभी मैं उसको तुरंत ला दूंगा अभी हाथ पे। क्लास आपकी होने वाली है, तो 2-3 मिनट रह गए, जो फटाफट कॉपी पे लिख के व्हाट्सअप करिए। इसमें एक पॉइंट और था, मैंने आपको बताया था कि बिगेम में हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल तब ऐड करते हैं जब हमारे पास कंस्ट्रेंट हो इक्वल टू का, या फिर हमारा कंस्ट्रेंट हो ऑलवेज ग्रेटर देन का। ठीक है, बट ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, और ये मैं आपको एक दो क्वेश्चन अभी आगे दूंगा। तो उसमें जरूरी नहीं कि आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना ही पड़े। ठीक है, आप बिना आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ दिमाग सेट कर लेना कि जहां आपको दिखे आंख बंद करके तुरंत आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर दिया। आर्टिफिशियल वेरिएबल हम लोग तब ऐड करते हैं जब हम लोग आईबीएफएस नहीं मिल रहा होता है, ओनली इन दैट केस। अगर हमारा आईबीएफएस मिल जा रहा है हम लोगों को, तो हम लोगों को फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट 99% केस में आपको ऐड करना पड़ेगा, वो सिर्फ 1% केस है, मैं क्वेश्चन आपको व्हाट्सअप करूंगा या ग्रुप पे डाल दूंगा। जिसका कन्वर्ट हो गया प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर दे, और चैट बॉक्स में लिख दे यस। सर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक चीज और, सैटरडे में आपका सेशनल है। ठीक है, तो उसमें आपकी पूरी फर्स्ट यूनिट आएगी, जो मैं कल तक टॉपिक करा दूंगा, स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट यूनिट जो कल खत्म हो रही है। कल सारे टॉपिक उसमें आपके सेशनल एग्जाम में आने वाले हैं। अगर कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो anytime। एक किसी का व्हाट्सएप आया है, ये इसमें गलत है। यहाँ से देखो उसमें वेरिएबल्स कौन कौन से दिए हुए हैं, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ।
14x1 x2 minus 6x3 3x4 equal to 7. 16x1 x2 by 2 minus 16x3 less than 5. 3x1 minus x2 minus x3 less than equal to 0. बहुत ध्यान से देखो हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, कितनी इक्वेशंस हैं। हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन ऑलरेडी है। चलिए टाइम हो रहा है क्लास का, जिसका हो गया वो मैच कर ले। मुझे मेरे पास व्हाट्सएप आ गए हैं, बाकी लोग देख लो। ये हमारे कंस्ट्रेंट हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर जगह जरूरी नहीं कि हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करें। अब चूंकि यहाँ देखो हमारे ऑलरेडी 4 वेरिएबल हमारे पास थे, 3 इक्वेशन थी, तो उन्होंने क्या करा, सिंपली S1 S2 ऐड किया है एज ए स्लैक वेरिएबल कंस्ट्रेंट 2 में और 3 में। ठीक है, फर्स्ट वाले में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। हम लोग क्या करेंगे, x1 x2 और x3 को 0 पुट कर देंगे, तो जो सोल्यूशन निकल के आएगा वो हमारा आ जाएगा x4 इक्वल टू 7/3, s1 5, s3 0। ठीक है, जो जो आपको कह रहा था वही केस ये वाला है कि इसमें आपको कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं कि हमेशा आपने आंख बंद करी, देखा इक्वल टू का साइन है, तुरंत आपने ऐड कर दिया। आप देखो अगर रिक्वायरमेंट है तो ये ऐड करिए, और अगर आपने ऐड कर भी दिया तो कोई गलती नहीं करी है, वो आपके सिर्फ एक इक्वेशन बढ़ जाएंगे। और क्योंकि आपको उसको एक आर्टिफिशियल को हटाने के लिए आपको 1-2 स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। गलत वो भी नहीं है, ये भी सही है। पता ठीक है कैसे बेटा, चलेगा सर इसमें हमने ऐड करना है? मैंने वो बताया आपको, जैसे आपको पता चलेगा कि आपका जो आईबीएफएस है वो आपको मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब आप सीधे सीधे बात देख लो, हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए, 4 2 6, हमारे पास 6 वेरिएबल हैं। ठीक है, 6 वेरिएबल हैं हमारे पास, 3 इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 3 को 0 पुट कर देंगे, यानी हमारा x1 x2 और x3 को 0 पुट कर दिया हमने। यहाँ से हमें x4 मिल गया। तो हल्की सी ट्रिक समझो, अभी तक आपने जितने क्वेश्चन दिए हैं आपको हर कंस्ट्रेंट से एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, अब चूंकि देखो यहाँ पे आपका क्या था, ये था आपका लेस देन टाइप का, तो आपको यहाँ पे ऐड करना ही पड़ेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ बता रहा हूँ, इक्वल टू के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जब कभी आपका ग्रेटर देन होगा तब भी आपको ऐड करना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपने S1 किया, यहाँ पे आपने S2 किया। अब चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी चौथा वेरिएबल x4 दिया हुआ था, तो आपको बाकी 3 0 कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास 3 कंस्ट्रेंट थे, चौथा वेरिएबल आपको 0 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका उसको ही आपको आईवीएफएस में इंक्लूड करना है। ठीक है, तो एक्स क्या बन गया आपका 7/3। जैसे आप पुट करोगे x1 x2 x3 इक्वल टू 0, तो आपको पहली वैल्यू मिल गई यहाँ पे x4 की 7/3, h1 की मिल जाएगी 5 और h2 की मिल जाएगी 0। अब चूंकि देखो ये सारे देखो आपके पॉजिटिव हैं, 0 से बड़े आ रहे हैं, यानी फिजिबल भी हैं, आपकी कंडीशन जो होती है फुलफिल कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज अवर आईबीएफएस। अगर ये हमारा निगेटिव आता तो हम लोगों को फिर एक वेरिएबल अपनी तरफ से ऐड करना पड़ता, जो कि मैंने ऊपर वाले पहले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जैसे हमारा निगेटिव आ गया था ना, ये S1 -8 आया था और यहाँ -12 आया था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया था अपनी तरफ से यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हमारे जो सोल्यूशन आना चाहिए वो हमेशा आना चाहिए हमारा पॉजिटिव, 0 से बड़ा आना चाहिए। अब ठीक है भाई, अब क्लियर है। यस सर। चलिए, तो ठीक है, फिर क्लास में यही फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं, कल इसका लास्ट लेक्चर है, सभी बच्चों को आना है। के बाद में मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बाद आपका टेस्ट भी है, तो अगर कुछ डाउट भी है तो कल मुझसे पूछ लीजिएगा आप टेस्ट से पहले। ठीक है, क्लास फिनिश करता हूँ। जी थैंक यू।